हेलो एंड वेलकम टू द पार्ट 2 ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस सीरीज। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पार्ट 1 जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस की अवेयरनेस इंडिया में बहुत कम है। अगर आप पार्ट 1 देख करके पार्ट 2 देख रहे हैं तो इसका मतलब ऑलरेडी आपकी अवेयरनेस काफी बढ़ चुकी है। अपनी अवेयरनेस को पार्ट 1, पार्ट 2 और आने वाली जो पार्ट 3 सीरीज है उसको जरूर देखिएगा, ताकि आपके हेल्थ इंश्योरेंस से रिलेटेड हर डाउट कंप्लीट हो जाए, आपको कहीं और जाने की जरूरत ना पड़े। आज के वीडियो में हम 7 ऐसे क्रिटिकल क्वेश्चंस को कवर करेंगे जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। इन 7 क्रिटिकल सवालों का जवाब आज के वीडियो में आपको मिलने वाला है। बने रहिएगा इस वीडियो में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये वाले जिनका आंसर आज मिलने वाला है। कंपनी ने ऑलरेडी मुझे कवर करके रखा हुआ है, मेरी अच्छी खासी इंश्योरेंस है, मैं और कोई पॉलिसी क्यों लूं? ये क्वेश्चन सिर्फ आपका नहीं है, क्वेश्चन बहुत लोगों का है। तो इसका सिंपल क्वेश्चन आंसर ये है कि आपकी एक और पॉलिसी अपनी कंपनी पॉलिसी के अलावा होनी चाहिए। इसके बहुत से कारण हैं, कुछ कारण मैं आपको बताता हूँ। एक तो जिस भी कंपनी के साथ आप काम कर रहे हो, जितने भी साल आपको काम करते हुए होंगे, आप कभी ना कभी तो उस कंपनी को छोड़ोगे ना। ऐसा तो नहीं होगा कि आप उस कंपनी में मरते दम तक काम करोगे। तो जब भी आप कंपनी को छोड़ोगे उस समय बाहर से आप पॉलिसी लेने जाओगे तो शायद नहीं मिलेगी, क्योंकि तब आप रिटायरमेंट एज में पहुंच चुके होगे। आज यंग है तो आज आपको पॉलिसी भी मिल जाएगी, बहुत सारे बीमारियां भी कवर होगी, उस टाइम बीमारियां कवर नहीं होगी, पॉलिसी भी नहीं मिलेगी। दूसरा कारण यह है कि आपकी कंपनी की पॉलिसी क्या कॉम्प्रिहेंसिव कवर करती है नहीं करती है आपको नहीं पता, बिकॉज वो ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसी होती है। ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसी जब भी कोई लेता है तो वो हर साल रिन्यू होती है, तो उसके टर्म्स एंड कंडीशन बदलती रहती है। तो हो सकता है वो आपके इलाज के लिए, आपके ट्रीटमेंट के लिए सूटेबल हो या नहीं लो, तो आप इस चीज़ का रिस्क नहीं ले सकते कि कल को टर्म्स एंड कंडीशंस क्या चेंज हो जाएगी। आपको आज बाहर से एक पॉलिसी ले लेनी चाहिए। तीसरा कारण इसका ये है कि आप जब भी कभी जॉब बदलते हो ना, तो आपके 2 जॉब्स के बीच में गैप होता है। उस समय अगर कुछ हो गया तो आप बिल्कुल इंश्योरेंस कवर के बिना हो जाओगे। उसके अलावा कहते हैं कि लास्ट वर्किंग डे इज द लास्ट डेट ऑफ योर इंश्योरेंस। सो यू डोंट वांट कि आपके नौकरी छोड़ने के बाद कुछ भी ऐसा हो और आपकी लाइफ कवर्ड ना हो, आपका जो मेडिकल एक्सपेंसेस हैं वो कवर्ड ना हो। इसलिए आज आपको एक और पॉलिसी लेना बहुत ज़रूरी है। और आपने देखा है कोरोना के दौर में कई लोगों की नौकरियां गई अचानक से, सोचा भी नहीं था। बहुत अच्छे लोगों की नौकरियां भी गई अच्छे अच्छे प्रोफेशंस में, मगर उनके पास कंपनी की पॉलिसी खटाक से बंद हो गई और उसी समय उनको कोरोना हो गया, उनका सारा बैंक बैलेंस खत्म हो गया। इस तरह की अनसर्टेनिटी किसी की भी लाइफ में आ सकती है, आप उसके लिए अपने आप को इंश्योर कीजिए। हेल्थ इंश्योरेंस लेने पे क्या मुझे कोई टैक्स बेनिफिट मिलता है? सेकंड क्वेश्चन, जी हाँ मिलता है, और अच्छा खासा मिलता है। आपको और आपकी फैमिली को 25,000 तक अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, 25,000 तक आपकी इनकम में से सीधा कम हो जाएगा। ओवर एंड अबव 25,000 अगर आप अपने पेरेंट्स के लिए भी पॉलिसी लेते हैं, वहां से भी 25,000 का प्रीमियम अगर आप देते हैं, वो 25,000 भी आपकी इनकम में से कम हो जाएगा। और अगर आपके पेरेंट्स 60 साल से ऊपर की एज में हैं, तो आप उनके लिए 50,000 तक का भी प्रीमियम दे सकते हैं। वो 50,000 भी अंडर सेक्शन 80 आपकी इनकम में से कम हो जाएगा। तो 50,000 पेरेंट्स का अगर वो 60 साल से ऊपर है, और 25,000 आपकी फैमिली का, 75,000 आपकी इनकम में से माइनस हो जाएगा, और बाकी जो इनकम बचेगी उसी पर टैक्स लगेगा। आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि ये जो सेक्शन 80D के अंडर क्लॉज है 75,000 का, ये टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। यूनियन बजट में तो 75,000 तो अभी है, आगे जाकर के हो सकता है और बढ़े या कम हो जाए, वी डोंट नो। तीसरा क्वेश्चन है कि रिस्टोरेशन बेनिफिट क्या है? रिस्टोरेशन बेनिफिट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बेनिफिट है। मान लीजिए आपका 10 लाख का कवर है, आपका 10 लाख का कवर टोटली एग्जॉस्ट हो जाता है, और जैसे ही टोटली एग्जॉस्ट होता है तो इंश्योरेंस कंपनी उसको दोबारा 10 लाख से फिल कर देती है। इसे कहते हैं रिस्टोरेशन बेनिफिट। मगर आपको इस चीज़ में 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। नंबर 1, अगर सेम पर्सन सेम डिजीज से दोबारा हॉस्पिटलाइज होता है और एक्सपेंस आता है, तो वो काफ़ी पॉलिसीज़ में रिस्टोरेशन बेनिफिट कवर नहीं होता, और या फिर उसका एक वेटिंग पीरियड होता है। तो एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि अगर सम एश्योर एग्जॉस्ट हो चुका है और सेम पर्सन सेम डिजीज से जाता है तो शायद वो काम ना करे। दूसरी बात, रिस्टोरेशन बेनिफिट तभी काम करता है जब आपका सम इंश्योर्ड पूरी तरह से ख़त्म हो चुका हो। जैसे कि मान लीजिए 10 लाख का अगर आपका सम इंश्योर्ड है और आपका पहले क्लेम में खर्चा आया तकरीबन 7 लाख, 3 लाख बचा हुआ है। अब अगली बार आप जब जाओगे तो आपका खर्चा आया 5 लाख, तो 3 लाख तो उसमें जो बचा हुआ है आपको मिल जाएगा, 2 लाख आपको अपनी जेब से पे करना पड़ेगा। जैसे ही वो एकदम जीरो हो जाएगा, उस क्लेम में आपको रिस्टोरेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा, मगर उसके बाद जैसे ही वो जीरो हो जाएगा, अगले क्लेम के लिए दोबारा से पूरा का पूरा 10 लाख उस पॉलिसी में एज अ सम इंश्योर्ड रिस्टोर हो जाएगा। बहुत अच्छा बेनिफिट है, और आजकल ज्यादातर सभी कंपनीज इस बेनिफिट को प्रोवाइड करती है। आप देखिए जरूर कि आपकी कंपनी की पॉलिसी में बेनिफिट है कि नहीं। चौथा क्वेश्चन है कि को पे बेनिफिट क्या है?
कोपे बेनिफिट ये होता है कि अगर आप पॉलिसी लेते हैं तो जनरली कोपे पॉलिसीज क्योंकि सस्ती होती है तो आप बोलते हैं कि मैं इतना % ऑफ सम इंश्योर्ड मैं खुद से पे करूंगा और बाकी कंपनी पे करेगी। मान लीजिए 20% का कोपे आपने ले लिया, तो कोपे पॉलिसी आपको सस्ती होती है इसलिए आप थोड़ा सा लालच में आ जाते हैं, मगर कभी भी कोपे पॉलिसी नहीं लेनी चाहिए बिकॉज कोपे पॉलिसी डिफीट्स द वेरी पर्पस ऑफ टेकिंग इंश्योरेंस प्लान। बिकॉज मान लीजिए आपका 1 लाख का भी अगर क्लेम आ गया तो उसमें से 20,000 आपको देने पड़ गए, क्या फ़ायदा हुआ? मतलब 20,000 आपकी जेब से लग गए। आप उससे अच्छा 3-4 हज़ार उस टाइम ज़्यादा खर्च के एक प्रॉपर प्लान ले लेते, कोपे नहीं लेते। तो कोपे प्लान मेरे हिसाब से बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। 5th क्वेश्चन है कि नो क्लेम बोनस क्या होता है? नो क्लेम बोनस वो होता है, मान लीजिए आपने जिस साल में भी पॉलिसी ली उस पूरे साल में आपने एक भी क्लेम नहीं लिया तो आपका सम इंश्योर्ड एक पर्टिकुलर % से बढ़ जाएगा। जनरली वो % 5% या कुछ कंपनीज में उससे ज़्यादा भी होती है। आप कंपेयर कर सकते हैं कैसा है और प्रीमियम को भी कंपेयर कीजिए साथ में। तो ये नो क्लेम बोनस बहुत अच्छा है। अगर मान लीजिए आपने क्लेम ले लिया तो वैसे भी आपका जेब से पैसा नहीं गया तो आपको अच्छा ही है, और अगर आपने क्लेम नहीं लिया तो आपका सम इंश्योर्ड बढ़ गया। आई थिंक दोनों कंडीशंस में यू शुड बी हैप्पी कि एटलीस्ट आपका सम इंश्योर्ड बढ़ रहा है फॉर द फ्यूचर एक्सीजेंसीज। 6th क्वेश्चन आता है जो कि काफ़ी लोगों को नहीं पता कि जोनल पॉलिसी लेनी चाहिए या पैन इंडिया पॉलिसी लेनी चाहिए। इसको थोड़ा समझ लीजिए क्योंकि हर शहर में जो बीमारी को ठीक करने का खर्चा है वो अलग अलग होता है। बॉम्बे में अलग होगा, दिल्ली में अलग होगा, कोल्हापुर में अलग होगा, चंडीगढ़ में अलग होगा, नासिक में अलग होगा, सब जगह अलग अलग होगा। तो जो छोटे शहर होते हैं ना कैटेगरी बी, कैटेगरी सी, उन जोन्स को अलग से डिवाइड किया होता है। जो बड़े शहर होते हैं उनको अलग जोन बनाए होते हैं उनके। तो अगर आप एक किसी ऐसे कैटेगरी बी सी जोन की पॉलिसी लेते हैं तो आपका प्रीमियम भी काफ़ी कम आता है। तो कई लोग ऐसी गलती कर लेते हैं, मान लीजिए वो रहते बॉम्बे में है मगर उनका परमानेंट एड्रेस नासिक का है या फिर कोल्हापुर का है या चंडीगढ़ का है, किसी ऐसी जगह का है जो बॉम्बे से छोटी है। तो उस सिटी को देखते हुए, उस जोन के प्रीमियम को देखते हुए वहाँ का एड्रेस दे देते हैं और जोन की पॉलिसी ले लेते हैं, मगर जब क्लेम आता है तो इलाज वो बॉम्बे में कराते हैं। तो आप अगर ऐसा करते हैं तो आपका जो क्लेम पास होगा वो वहाँ के ही एक्सपेंसेस के हिसाब से होगा जिस जोन की आपने पॉलिसी ली है। उससे ऊपर का जितना भी प्रोपोर्शनेट खर्चा होगा वो आपको खुद ही देना पड़ेगा। और दूसरी कंडीशन मान लेते हैं कि आप जिस सिटी में रह रहे हैं आपने उसी जोन की पॉलिसी ली। मान लीजिए आप कोल्हापुर में रह रहे हैं, आपने कोल्हापुर की पॉलिसी ली, आप या किसी और नासिक में रह रहे हैं वहीं की पॉलिसी ली। मगर अगर वहाँ से आपको किसी भी इलाज के लिए बॉम्बे आना पड़े या किसी भी बड़ी सिटी में आना पड़े जहां जो अलग जोन में आता है, तो जितना भी आपका प्रोपोर्शनेटली ज़्यादा खर्चा होगा उस जोन से वो भी आपको जेब से देना पड़ेगा। इसलिए एडवाइजेबल यही है कि आप जोनल पॉलिसी ना लें, आप पैन इंडिया वाली ही पॉलिसी लें जिसमें पैन इंडिया प्रीमियम सही रहता है, सेम रहता है, और पैन इंडिया आप इलाज करा सकते हैं कहीं पर जाके। आज की सीरीज 2 का जो आखिरी क्वेश्चन है वो ये है कि हमें पॉलिसी कहाँ से लेनी चाहिए। देखिए, पॉलिसी आप बहुत जगह से ले सकते हैं, बैंक से भी ले सकते हैं, आप कंपनी से डायरेक्टली भी ले सकते हैं, ऑनलाइन भी ले सकते हैं, एग्रीगेटर्स भी हैं, ऑनलाइन एग्रीगेटर्स भी हैं और एजेंट्स भी होते हैं। मुझे लगता है कि आपको पॉलिसी वहाँ से लेनी चाहिए जो आपका रिस्क प्रॉपरली इवेल्युएट करे पर्सनलाइज तरीके से। प्लस वो ऐसा आदमी नहीं होना चाहिए या ऐसा एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं होनी चाहिए जो सिर्फ और सिर्फ आपको प्रीमियम कलेक्ट करने के लिए आपको याद करे। सर्विसिंग के लिए भी आपको अगर कहीं ज़रूरत पड़े तो दे शुड बी विद यू। उसके अलावा रिन्यूअल प्रीमियम हम भूल जाते हैं तो उसकी भी याद दिलाता रहे। सो कहने का मतलब यह है एंड टू एंड जो 360 डिग्री सर्विस करे और सिर्फ प्रीमियम कलेक्ट करने के चक्कर में ना रहे, जो नॉलेजेबल हो, जिसको इस फील्ड में टाइम हो चुका हो और जिस पे आप भरोसा कर सकें। और इसी क्वेश्चन का एक सेकंड पार्ट है कि हमें पॉलिसी कौन सी कंपनी से लेनी चाहिए। तो देखिए, कंपनीज सब अच्छी हैं, ऐसे कोई खराब कंपनी नहीं है, और IRDA हर हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को बहुत स्ट्रांगली रेगुलेट करता है। तो आपको इस चीज़ की चिंता करने की जरूरत नहीं। कई लोग बोलते भी हैं कि अगर मैंने आज प्रीमियम भर दिया ऐसा तो नहीं होगा 1 साल बाद कोई वो कंपनी भाग गई तो क्या होगा, 2 साल बाद भाग गई तो क्या होगा। कोई कंपनी कहीं जाने वाली नहीं, और जाएगी भी ना तो वो कहीं ना कहीं मर्ज हो जाएगी किसी कंपनी में। सो इट इज़ अ लीगल ऑब्लिगेशन ऑन द कंपनी जहाँ पे वो मर्ज होगी कि आपके हितों की रक्षा वो करे। और IRDA बैठा है वो सब इस चीज़ की चिंता करेगा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। मगर हाँ, कुछ चीज़ें आप ध्यान में रखिए कि उनका क्लेम सेटलमेंट रेशो कैसा है उस कंपनी का, कि क्लेम के टाइम में दिक्कत नहीं आनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और बहुत सी चीज़ें मैंने आपको बताई, क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है सीरीज़ 1 सीरीज़ 2 में। सीरीज़ 3 में बहुत क्रिटिकल चीज़ें हैं जो मैं लेकर के आऊँगा, जिसकी वजह से क्या होता है ना, आप पॉलिसी तो ले लेते हो, सब कुछ हो जाता है, मगर उन चीज़ों का क्योंकि आप ध्यान नहीं रखते तो जब आपका क्लेम आता है तो आपको या तो क्लेम नहीं मिलता, या तो कम मिलता है, या इतनी मुश्किल से मिलता है कि आप खुद ही माथा पकड़ के बैठ जाते हो कि यार मैं अभी हॉस्पिटल में देखूं या इस कंपनी के साथ माथापच्ची करूं, क्या करूं। तो आप उस वीडियो को मिस मत कीजिएगा, बिकॉज उस वीडियो में बहुत ऐसी चीज़ें आपको पता लगने वाली है जिसका आपको ध्यान रखना चाहिए इंश्योरेंस पॉलिसी को लेने से पहले, जिसमें आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे।
उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो की सीरीज आपको काम आ रही है, आपको पसंद आ रही है। अगर आपको इन सीरीज से कुछ अवेयरनेस मिली, कुछ वैल्यू एडिशन मिली, तो ये जो लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है उसको तुरंत प्रेस कर दीजिए, और वो जो घंटी है ना उसको भी प्रेस कर दीजिए, ताकि ये वीडियो आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी आते रहे। और अगर आपको अवेयरनेस मिली तो आइए साथ मिलकर इस अवेयरनेस को और बढ़ाते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, अपने परिवार में, दोस्तों में, टीम में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। तो मिलते हैं अगली सीरीज में कुछ बहुत क्रिटिकल क्वेश्चंस के साथ, जिसको जानना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। शबा खैर, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं।